हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम अपने लेक्चर को, अपने चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, जहां हम पढ़ेंगे वो चीजें जो आप पिछले दोनों लेक्चर में सुनते आ रहे हैं। एक्टिन मायोसिन, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। आज हम इसको देख लेंगे कि ये है क्या जिसने सारे लेक्चर्स में आपका दिमाग खराब करके रखा है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्लाइडिंग थ्योरी। स्लाइडिंग थ्योरी क्या है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है उस टाइम पर जो फिलामेंट्स है हमारे, वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है और जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। जब देखते हैं सबसे पहले द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज गिवन बाय, किस किसने दी थी? एक ने नहीं दी थी, बहुत एक ग्रुप था, एक बंदे से हुआ नहीं, उसने कहा मुझसे नहीं होगा, मुझे हेल्प की जरूरत है। तो ये सारे थे जिन्होंने दिया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ए एफ हक्सले, है ना, दूसरे थे आर नाइडरबर्ग, तीसरे थे एच ई हक्सले, फोर्थ थे जे हैंसन। इन चारों ने दिया था हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट ऑफ थ्योरी। इन्होंने बताया था कि कैसे एक्टिन और मायोसिन स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर्स? क्या है मसल फाइबर्स? अभी आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। ठीक है, मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड, मतलब ऐसे, एक तो होता है ना पैरेलल, है ना, ऐसे अरेंज होते हैं फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म, जिसको हम मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म क्या है? जो हमारे मसल का साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है भाई? सेल के अंदर की वो चीज जहां पर सारी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जहां पर वो फंक्शन करती है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब सार्कोप्लाज्म भी ऐसा ही है, बस ये मसल का हो गया, वो सेल का था, है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, कि वहां पर प्रेजेंट थे पैरेलली अरेंज्ड, जिनको हम मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। फिर है ईच मायोफाइब्रिल हैज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अब ये फिर से आ गया लाइट एंड डार्क बैंड, कोई नहीं, पढ़ेंगे हम, इसका भी सॉल्यूशन देंगे आपको। मायोफाइब्रिल जो है उनपे ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा सार्कोप्लाज्म है मसल का, जो मेन यूनिट एरिया, जो जहां पे मेन फंक्शन होता है मसल में, वो है सार्कोप्लाज्म। तो ये है पूरा सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है पैरेलली? ये प्रेजेंट है मायोफाइब्रिल्स या फिर मायोफिलामेंट्स। अब इन मायोफिलामेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। इस फॉर्म में, ऑल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं लाइट बैंड और डार्क बैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कि द लाइट बैंड्स, जो लाइट बैंड्स होते हैं उनमें एक प्रोटीन होता है जिसको हम एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, दो प्रोटीन्स होंगे बेसिकली। तो पहले ये वाला देख लेते हैं कि जो लाइट बैंड है वो एक्टिन, है ना, एक्टिन और मायोसिन दो पढ़े थे, तो एक्टिन है वो लाइट बैंड में प्रेजेंट होता है, और इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं। आई बैंड इसीलिए क्योंकि ये आइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये आइसोट्रोपिक है तो इसलिए इसको आई बैंड भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा वेयर इज द डार्क बैंड, जिसको एन आइसोट्रोपिक भी बोलते हैं या फिर ए बैंड, उसमें प्रेजेंट होता है मायोसिन। अब समझ आया ना, लाइट बैंड में क्या था? एक्टिन। डार्क बैंड में क्या है? मायोसिन। एक्टिन को क्या बोलते हैं? आई बैंड। और जो मायोसिन है उसको हम ए बैंड भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रोड लाइक स्ट्रक्चर्स। रोड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं पैरेलल टू ईच अदर। अब ये भी पैरेलल हैं एक दूसरे के, मतलब पैरेलली अरेंज होते हैं। अब वो ऐसे हो, ऐसे नहीं होंगे, है ना, वो पैरेलली अरेंज, एक
अच्छे डिसिप्लिन लोगों की तरह ये पैरेलली अरेंज होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिन फिलामेंट आर थिनर। जो एक्टिन है हमारा, जो लाइट बैंड है वो थिन है अगर देखा जाए, ठीक है, और जो मायोसिन है वो थिक है। इतना भी नहीं कि ज्यादा ही फर्क हो जाए, थोड़ा थोड़ा वो थिन होता है, वो थिक होता है एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट्स, hence are commonly called thick and thick filaments। फिर है इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड। जो आई बैंड हमने देखा, जो एक्टिन हमने देखा, उसके बीच में से एक लाइन होता है, एक जोन होता है जिसको हम जेड लाइन बोलते हैं, जो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे मान लो ये है आई बैंड, ये भी है आई बैंड, इनके बीच में से जो होकर गुजरेगा एक लाइन, ये, ठीक है, ये इसके बीच में से होकर निकला, जिसने इसको बाइसेक्ट कर दिया दो पार्ट्स में, जिसने इसको डिवाइड कर दिया, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ठीक है, तो दो आई बैंड्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, एक जेड लाइन जो उसको बाइसेक्ट करता है, यही होता है जेड लाइन। फिर देखते हैं नेक्स्ट की द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अरेंज्ड अटैच्ड टू जेड लाइन। वो ऐसे डायरेक्टली अटैच नहीं होते, वो फर्मली अटैच्ड होते हैं जेड लाइन से। फिर आते हैं द थिक फिलामेंट। अब थिक फिलामेंट में आएंगे, जो ए बैंड है हमारा वो हेल्ड टुगेदर होता है, मतलब आपस में बंधा हुआ होता है इन द मिडल ऑफ दिस बैंड ऑफ थिन फिलामेंट। देखो थिक जो है ना, वो जो थिन वाला है, जो आई बैंड है, वो मान लो कि वो कॉर्नर्स पे है, उसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कॉर्नर्स है, आई बैंड है, उसके बिल्कुल सेंटर में जेड लाइन है। अब मायोसिन भी वहीं पे प्रेजेंट होता है दो आई बैंड के बीच में, इन द मिडल ऑफ दिस बैंड, जिसको थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो है हमारा एम लाइन। क्या है ये, कि जो आई बैंड है, ए बैंड है, ये जो मैं ऐसे बना रही हूँ, ये एम लाइन है। ठीक है, आई बैंड के बीच में हमने क्या देखा, जेड लाइन, अब इसके बीच में है एम लाइन, है जरूर, जो बाइसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों हाफ हाफ पार्ट्स में। फिर नेक्स्ट आते हैं द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दो सक्सेसिव जेड लाइंस है, जेड लाइन क्या था, जो डिवाइड कर रहा था उसको, है ना, ये था ए आई, ये था जेड। अब अगर ये जेड लाइन इधर प्रेजेंट है तो ये इधर भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि आई बैंड तो पैरेलली अरेंज्ड है ना, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है हमारा जेड लाइन। अब इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है, दो जेड लाइन के बीच का पार्ट, वो है उसकी फंक्शनल यूनिट, जिसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो क्या है बेसिकली सार्कोमियर, ये एक फंक्शनिंग यूनिट है, इसकी हेल्प से जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो स्लाइड ओवर है, वो होता है, और कहाँ प्रेजेंट होगा, टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं इन अ रेस्टिंग स्टेट, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, जब हम मूव नहीं कर पाते हैं, मतलब नहीं कर रहे, जब हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेट, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तब उस टाइम पर द एजेस ऑफ द थिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट के एजेस है, क्या एजेस, किनारे, जो किनारे है थिन फिलामेंट के, ऑन अदर साइड ऑफ द थिन फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप। अब आ गया ना वर्ड ओवरलैप, ओवरलैप करते हैं फ्री एंड्स को, किसके, of the thick filament, leaving the center part of the thick filament। ठीक है, फिर आते हैं, ये देखो, ये है जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई, उसका एक मात्र क्या बोल सकते हैं, डायग्राम, इसके हेल्प से आप सब कुछ समझ सकते हैं, जो कहानी मैंने बताई वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो ये देखो, ये जेड लाइन है, कहाँ प्रेजेंट है, ये जो दो आई के बीच में, इधर भी आई होगा एक बैंड, और इधर भी आई होगा यहाँ। ठीक है, दो थिन के बीच में प्रेजेंट है जेड लाइन, इधर भी इधर भी। अब दो जेड लाइन के बीच में क्या था, सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, यह है हमारा फंक्शनिंग
या फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। जितनी भी मसल्स है हमारी बॉडी में, सब में यही होता है, यही प्रोसेस है। तो सबका फंक्शनल यूनिट क्या है? सार्कोमियर। ठीक है, अब ये आता है एमलाइन। एमलाइन क्या था? दो थिक जो फिलामेंट थे, जो ए बैंड था उसके बीच में जो उसको बाइसेक्ट कर रहा था, वो है एमलाइन। ये है जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब हम मूव करते हैं तो ये चीज होती है, ये पार्ट होता है। देखो ये जो है, ये क्या थे? ये थिन बैंड थे, आई बैंड थे, ये स्लाइड ओवर हो गए ना, किसके ऊपर? थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर हो जाते हैं, उसके ऊपर इधर से भी आएंगे, इधर से भी, नीचे से भी, नीचे से भी। तो यही होता है कि स्लाइड ओवर हो जाते हैं ओवर थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट ही होंगे जो हमारा ये है, जो हमारा थिक फिलामेंट है वो एज इट इज रहेगा। तो लिख भी सकते हैं कि थिक फिलामेंट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये है जो थिक फिलामेंट है वो एज इट इज रहेगा कॉन्ट्रैक्शन जब होगा। ये है पूरा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, अब आते हैं हमारे प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, मतलब एक्टिन और मायोसिन के स्ट्रक्चर। सबसे पहले एक्टिन पढ़ते हैं, क्या था? हम खुद ही लिख लेते हैं पहले। ये थिन है, इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं, और ये लाइट बैंड है। ये तीन मेन पॉइंट है, अगर आपने ये याद कर लिए तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, इज एक्टिन या फिर थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन्स। दो फिलामेंटस एक्टिन, ऐसा वैसे हम डायग्राम में पढ़ेंगे, पर मैं बता देती हूँ, आपने सांप देखा है ना, स्नेक, है ना, उसी की कुछ फॉर्म में, उसी की तरह होता है ये डीएनए नहीं है, ये हमारा एक्टिन है। ये दो फिलामेंटस एक्टिन या फिर ये दोनों मिलकर बनाता है एक एक्टिन। एक एक्टिन बना रहे हैं जो हेलिकली बाउंड है एक दूसरे से। हेलिकली मतलब इस तरह से, जैसे डीएनए होता है ना, उसी तरह से ये बाउंड होते हैं, बने हुए होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है जो एफ एक्टिन है, वो पॉलीमर है एक मोनोमर का, जिसका नाम है, जो एफ एक्टिन है वो मोनोमर है ग्लोबुलर एक्टिन्स का। क्या हुआ होगा? बहुत सारे ग्लोबुलर मोनोमर्स मिले होंगे। मोनोमर क्या होता है? एक पॉलीमर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, जिससे मिल मिलकर वो पॉलीमर बना है। तो ये जो ग्लोबुलर एक्टिन्स है, ये सारे मिले होंगे, तब जाकर एक फिलामेंट एक्टिन बना होगा। यह है पॉलीमर। ठीक है, तो जो फिलामेंटस एक्टिन है वो बनता है किससे? मोनोमेरिक यूनिट क्या है उसकी? वो है हमारा ग्लोबुलर एक्टिन्स। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टू फिलामेंटस ऑफ अनदर प्रोटीन, जिसको ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं। अब इसमें तीन चीज आएंगी जो याद करने वाली है। ये तो है ही, जो हमने पहले लिखी थी वो तो है ही अलग। क्या थी? हट गया है। थिन है, लाइट है, और इसको हम आई बैंड बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीज थी, इससे अलग तीन चीजें आएंगी। सबसे पहले आया फिलामेंटस और ग्लोबुलर, इसके बाद आता है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन है जो उसके थ्रू आउट चलता रहता है, उसी के साथ रहता है, जो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स पे होता है, also run close to the affecting throughout its length। फिर है अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसको हम ट्रोपोनिन बोलते हैं। आ गई तीन चीजें, सबसे पहले आया ग्लोबुलर और फिलामेंटस, उसके बाद आया ट्रोपोमायोसिन, और फिर आया ट्रोपोनिन। ठीक है, ये सब प्रोटीन्स है, ये भी सब प्रोटीन्स है। Actin is itself a protein. It distributed at regular intervals of the tropomyosin। देखो हमने क्या देखा था कि ये हमारा, ठीक है, ये है फिलामेंटस प्रोटीन, जो किससे बना है?
ग्लोबुलर प्रोटीन से, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक प्रोटीन की लेयर और चलती है या कह सकते हैं दौड़ती है, ठीक है, जो है ट्रोपोमायोसिन, जो पूरे थ्रू आउट इट्स लेंथ बोल सकते हैं, पूरी लेंथ में इसके साथ साथ दौड़ती है, जिसको बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन। अब जैसे ट्रोपोमायोसिन एडिशनल हो गया, इसी तरह से एक चीज और होती है जो रेगुलर इंटरवल पे, दूसरे कलर से ले लेते हैं, रेगुलर इंटरवल पे होगा, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्या है लेंथ है, डिस्टेंस है, तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगी थ्रू आउट द लेंथ। तो ऐसी चीजें प्रेजेंट होती है, ऐसे प्रोटीन्स और प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, सबसे पहले आया फिलामेंटस जो बना है ग्लोबुलर मोनोमर यूनिट का, उसके बाद आता है कि इसके थ्रू आउट एक चीज और इसके साथ साथ चलती है जिसको हम ट्रोपोमायोसिन बोलते हैं, और एक चीज और है जो है ट्रोपोनिन, वो क्या है, वो रेगुलर इंटरवल्स पे भी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन ही है, ये सारे प्रोटीन है, ठीक है। ये हो गया। इन द रेस्टिंग स्टेट अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोमायोसिन mask the active binding site of myosin for the actin filament। क्या होता है कि जो रेस्टिंग स्टेट पे जब हम रहते हैं उस टाइम पर मायोसिन के लिए एक्टिव बाइंडिंग साइट बन जाती है ऑन द एक्टिन फिलामेंट, मतलब जहां पर वो मायोसिन आकर चिपक सके, है ना, जहां पर वो आ सके, बन सके, ऐसी चीजें बन जाती है, और साइड एक ऐसी जगह बन जाती है जो एक्टिव हो जाती है इन रेस्टिंग स्टेट। फिर आते हैं मायोसिन पर, अच्छा इतना था हमारा एक्टिव। अब आते हैं मायोसिन, लिख लेते हैं क्या है मायोसिन, खुद से लिखो भाई। सबसे पहले डार्क है, ए बैंड और थिक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ी कि ए बैंड है, आइसोट्रोपिक है, डार्क है, डार्क बैंड है, और थिक है, ठीक है। फिर आते हैं ईच मायोसिन, जिसको थिक फिलामेंट भी बोलते हैं, इज आल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन ऑफ मैरोमायोसिन। वहां क्या था, फिलामेंटस, यहाँ क्या है, मैरोमायोसिन, दोनों है पॉलीमर इन सब यूनिट के, इन मोनोमर के। जो मायोसिन है उसका मोनोमर है मैरोमायोसिन, ठीक है, बहुत सारे मैरोमायोसिन मिलकर एक मायोसिन बनाते हैं। फिर आते हैं ईच मैरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक है ग्लोबुलर हेड विद शॉर्ट आर्म, दूसरा है टेल। तो दो देखे, एक है ग्लोबुलर हेड, ठीक है, क्या दो किसी भी चीज में दो चीजें होंगी, एक सर एक पैर, इसी तरह से यहाँ भी ग्लोबुलर हेड और टेल। अब जो ग्लोबुलर हेड है उसमें हाथ भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम शॉर्ट आर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट आर्म। ये तो बहुत ही इजी चीज है ना, देखो कोई भी चीज आप देख रहे हो उसमें दो चीजें तो होती ही है, एक सर एक पैर, उसी तरह से यहाँ भी है, एक ग्लोबुलर हेड है, दूसरा टेल है। अब ग्लोबुलर हेड में कुछ हाथ जैसी चीज भी प्रेजेंट है, वो नहीं होता है, लेकिन हम उसको शॉर्ट आर्म बोल देते हैं, ठीक है, ये चीजें प्रेजेंट होती है हमारे। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं मैरोमायोसिन की बात कर रही हूँ, हम मोनोमर की क्या बोलते हैं कि मोनोमर की एनाटॉमी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। द फॉर्मर बीइंग हैवी, इसलिए इसको हैवी मैरोमायोसिन बोलते हैं, जो हमारा ये ग्लोबुलर हेड। अब सोच के देखो, जो हेड है वो भारी होगा ना, उसमें पूरी बॉडी को चलाने की क्षमता है, तो इसी वजह से जो हेड है हमारा, जो ग्लोबुलर हेड पार्ट है वो हैवी मायोसिन होता है, मैरोमायोसिन, और जो टेल है वो लाइट मैरोमायोसिन। फिर नेक्स्ट है द एचएमएम, मतलब हेवी मैरोमायोसिन component, that is the head, and short arm project outwards at regular intervals, बाहर की तरफ, distance and angle from each other from the surface of a polymerized myosin filament is known as cross arm। कैसे, क्या बोल रही हूँ, कुछ दिमाग में पड़ रहा है कि मैं बोल रही हूँ कुछ इस तरह से, अरे ये तो दो सांप बन गए, नहीं भाई ये सांप नहीं है, स्नेक नहीं है, ये मैरोमायोसिन है, एक मैरोमायोसिन, ठीक है। तो ये है टेल पार्ट,
ये है हेड पार्ट, ठीक है। तो यही है, टेल पार्ट है लाइट मैरोमायोसिन, ये है हैवी मैरोमायोसिन। इसी स्ट्रक्चर को इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द ग्लोबुलर हेड इज एक्टिव एटीपेज एंजाइम। क्या कह सकते हैं कि जो दो हमने सर देखे थे हमारे उसके, तो वो हम डायग्राम में सीखेंगे। तो उसमें से एक सर जो होगा वो है एक्टिव एटीपेज एंजाइम, एटीपेज जो एनर्जी बनाएगा, और दूसरा है एटीपी एंड एक्टिव साइट फॉर एक्टिव। उसमें से दो सर देखे हमने, एक वो वाला सर जहां पर एटीपेज एंजाइम आकर बनेगा, मतलब लग जाएगा, वहां पर चिपक जाएगा, और दूसरा हेड जहां पर एक्टिव, ठीक है, जहां पर एक्टिव बाइंड हो जाएगा आकर, ठीक है। ये हो गया, ये है भाई, इनकी बात कर रही हूँ मैं इतनी देर से। ये देखो, ये जो दो है, जो ये सर्कल है, इसको हम मान लेते हैं कि ये है हमारा फिलामेंटस, लिखा भी होगा, ये रहा एफ एक्टिन, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये रस्सी जैसे, ये क्या थे, उसके साथ साथ क्या दौड़ रहे थे, ट्रोपोमायोसिन, और रेगुलर इंटरवल पे ये प्रेजेंट है, जो है हमारे प्रोटीन्स ही, लेकिन नाम है इनका ट्रोपोनिन। ये है हमारा एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन प्रोटीन, ठीक है। अब ये देखो, ये जो दो सांप, दो भाई एक साथ दौड़ रहे हैं, यही है हमारा मैरोमायोसिन। ये जो टेल पार्ट है, इसको हम लाइट मैरोमायोसिन बोलते हैं। और ये क्रॉस आर्म किस लिए बोला, दिख रहा है ना क्रॉस आर्म, इसीलिए बोला है ना। ये हेड पार्ट है, जो है हैवी मैरोमायोसिन। अब दो सर है, उसमें से अब दोनों के अलग अलग काम होंगे। तो एक सर का काम क्या है कि एक्टिन बाइंडिंग साइट है, जहां पर एक्टिन आकर चिपकेगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम पर, ठीक है। और दूसरा है एटीपी बाइंडिंग साइट, जहां पर एटीपेज आकर लग जाएगा एटीपी बनाने के लिए। ये है हमारे एक्टिन और ये है मायोसिन, ठीक है। क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर आपको एक वर्ड कह सकते हैं, एक नाम याद रखना है, जिसका नाम है एसिटिल कोलाइन, ठीक है। सीएनएस से निकलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये नाम आपको याद रखना है कि ये जब रिलीज होगा, ये सार्कोप्लाज्म में जाएगा, तब जाकर हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, वो होगा, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, अब मैंने क्या बताया था कि जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड ओवर हो जाएंगे ओवर थिक फिलामेंट। जैसे ये थिन है, ये थिक, और ये थिन वापस, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड ओवर होकर इसको कवर कर लेते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं, जो हमारे थिन फिलामेंट है। थिक फिलामेंट जो ए बैंड है वो एज इट इज रहेगा, वो रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं अ सिग्नल सेंट बाय द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वाया मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स इनिशिएट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्या होगा, हमारा ब्रेन किस लिए बैठा है, वो इसीलिए बैठा है कि वो ऑर्डर दे, ठीक है, वो राज चलाए हमारे ऑर्गन्स पर, सब चीज पर। इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्शन होना होगा, जब उसको लगेगा कि अब कॉन्ट्रैक्शन करना है, उस टाइम पर वो सीएनएस से एक क्या कह सकते हैं कि एक ऑर्डर भेजता है थ्रू मोटर न्यूरॉन, जिसकी वजह से इनिशिएट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर आते हैं द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे बाद में। अभी इतना जान लीजिए कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो बीच में होता है बिटवीन मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसके थ्रू कह सकते हैं कि एक चैम्बर है,
जिसके थ्रू जो मोटर न्यूरॉन है वो पास कर पा रहा है अपना इंफॉर्मेशन, अपना ऑर्डर की उसको क्या ऑर्डर मिला है, कहां तक, सार्को। एसिटिल कोलाइन आ गया वर्ड, एसिटिल कोलाइन। जब एसिटिल कोलाइन रिलीज होता है तभी होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो एसिटिल कोलाइन इज रिलीज व्हेन अ न्यूरल सिग्नल reaches this junction and action potential is generated in the sarcolemma। क्या होता है कि ये है हमारा सार्कोलेमा, ठीक है, ये है मोटर न्यूरॉन। अब इनके बीच में क्या था, जंक्शन एक, जिसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो क्या हुआ होगा कि मोटर न्यूरॉन से आया होगा एक सिग्नल कि भाई अब हमें कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। उस टाइम पर सिग्नल आया, ठीक है, कहां से हुआ, मोटर न्यूरॉन से होते हुए आया कहां पर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। अब जब ये सिग्नल आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे तो उस टाइम पर रिलीज होता है एक एसिटिल कोलाइन, ठीक है। एसिटिल कोलाइन रिलीज होगा, उसके बाद वो सार्कोलेमा में जाएगा और सार्कोलेमा में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल है ये कि सबसे पहले आया हमारा सिग्नल थ्रू मोटर न्यूरॉन, कहाँ गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, वहां पर रिलीज हुआ एसिटिल कोलाइन। फिर एसिटिल कोलाइन कहाँ पहुंचा, हमारे सार्कोलेमा पर, और कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। फिर आते हैं when this spreads through the muscle fibers calcium ion। अब calcium ion plays an important role here। क्या होता है, कैल्शियम आयन की वजह से रिलीज इन द सार्कोप्लाज्म, जब ये फैल जाता है, जब एसिटिल कोलाइन जब रिलीज होगा तो उस टाइम पर कैल्शियम आयन रिलीज होता है इन द सार्कोलेमा। कैल्शियम देन बाइंड्स टू ट्रोपोनिन। अब ट्रोपोनिन जो हमने पढ़ा था कहाँ, एक्टिन पर, एक्टिन पर प्रोटीन्स थे ना ट्रोपोनिन, वहां पर कैल्शियम बाइंड हो जाता है ऑन एक्टिन फिलामेंट एंड एक्सपोजेस द एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैसे, ऐसे देखो, क्या हुआ, एसिटिल कोलाइन रिलीज हुआ, ठीक है, कहां पहुंचा, सार्कोलेमा में। उस टाइम पर कैल्शियम आयन भी रिलीज होता है, जब ये बढ़ जाता है तो ये रिलीज करता है कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम आयन इसने रिलीज किया, वो भी कहाँ आया, सार्कोलेमा में, ठीक है। अब सार्कोलेमा में जो हमारा एक्टिन है, एक्टिन में जो ट्रोपोनिन है, वहां पर कैल्शियम बाइंड कर जाएगा, मतलब वहां पर चिपक जाएगा, जिसकी वजह से वो एक्टिव कर देता है एक साइट जहां पर मायोसिन को आकर चिपकना है। तो एक्टिवेट मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये है पूरी कहानी। क्या हुआ, एसिटिल कोलाइन रिलीज हुआ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से, कहां पहुंचे, सार्कोलेमा में। अब सार्कोलेमा में वो रिलीज करेगा एक और चीज जो है कैल्शियम आयन, ठीक है। वो जो एक्टिन है वहां पर, उसके जो ट्रोपोनिन है वहां पर वो बाइंड हो जाएगा और एक्टिवेट कर देगा मायोसिन बाइंडिंग साइट को, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मायोसिन बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑफ द। अब जब वो एक्टिवेट हो ही गया है तो मायोसिन तो आएगा, आएगा तो चिपकेगा, तो मायोसिन बंध जाता है वहां पर ऑन द एक्टिन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। एटीपी कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था एटीपी बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन। तो जब हाइड्रोलाइसिस होता है, जब एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, जब ये हाइड्रोलाइसिस होगा उस टाइम पर जो मायोसिन है वो आकर बाइंड हो जाएगा टू एक्टिन, ठीक है। अब देखते हैं दिस पुल्स द एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर। अब जब ये बंध गया, जब मायोसिन बन गया एक्टिन पर, तो वो खींचेगा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि स्लाइड ओवर होगा। फिर the Z line attached to these are also pulled and contraction
आकर्ष